दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में। आज की कहानी एक ऐसे परिवार पे बेस्ड है, आधारित है, जहां दो भाई आपस में बड़े प्यार और एक दूसरे पे विश्वास करके जिंदा जी रहे थे। उनके परिवार में एक ऐसे चुगलखोर का आगमन हो जाता है जो इधर उधर की चुगली लगा करके उस परिवार को पूरा बर्बाद कर देता है। कहानी एक गांव की है जहां राम और श्याम दो भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। उनके पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था। दोनों भाइयों को माँ बड़े लाड़ प्यार से पाल रही थी। दोनों भाई स्कूल जाते थे। घर में इतनी आमदनी खेती से हो जाती थी कि दोनों भाइयों को पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आ रहा था। विधि का विधान कोई टाल नहीं सका है। एक दिन माँ को हार्ट अटैक पड़ता है और माँ इस दुनिया से अलविदा कह देती है। अब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोनों भाइयों में आपस में ये झगड़ा हो रहा था कि कौन पढ़ाई जारी रखेगा, कौन नहीं रखेगा, या दोनों भाई पढ़ाई बंद कर देंगे, या एक भाई पढ़ाई जारी रखेगा, या दोनों भाई पढ़ाई जारी रखेंगे। बड़ी मेहनत से छोटा भाई कह रहा था नहीं मैं पढ़ाई बंद करके सारा काम संभालूंगा, तो बड़ा भाई कह रहा था नहीं ये काम तो बड़ा होने के नाते मेरा है। खैर, बड़े भाई ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छोटे भाई को पढ़ाई में लगे रहने का आदेश दिया। भाई की आज्ञा को मान करके छोटा भाई श्याम पढ़ाई को अपने जारी रखता है। इधर राम घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाने के कारण खेती के साथ साथ दूध का व्यवसाय करने लगता है। खेती चूँकि बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आता है और अपनी खेती में उसको इम्प्लीमेंट करता है। खेती का काम अच्छी तरह से चलने लगता है और इसी दौरान उसने जो दूध का व्यवसाय किया था वो बहुत अच्छे पैमाने पे चलने लगता है। घर की आमदनी इतनी अच्छी हो जाती है कि खाने भर से ज़्यादा बहुत कुछ बचत होने लगती है। छोटा भाई लगातार पढ़ाई में रहता है और बड़ा भाई इन सब व्यवसाय में लगा रहता है। ज़िंदगी की गाड़ी यूँ ही कटती जा रही थी कि एक दिन बड़े भाई राम की शादी के लिए लोग आते हैं। राम छोटे से बातचीत करता है। छोटा भाई कहता है भैया कब तक हम लोग अपने हाथों से रोटी पका के खाते रहेंगे, क्यों ना शादी कर लिया जाए, घर में भाभी आ जाएंगी तो आपका काम आधा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अगर वो खाना बना देंगी तो हम दोनों भाई इधर का काम देख लेंगे और मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। छोटे भाई की राय मान करके बड़ा भाई शादी कर लेता है और घर में सुजाता नाम की एक बहू आ जाती है। सुजाता एक ऐसे परिवार से थी जहाँ संस्कारों की भरमार थी। उसे अपने जीवन में संस्कार ही दिए गए थे। घर में आते ही घर की चीज़ों को देख करके सुजाता ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग जो पैसा ज़्यादा बचता है इसको बैंक में डालते रहें और समय आने पर उसका उपयोग करेंगे। छोटा भाई बड़े भाई को दबाव डालता है कि भाभी की बातें मान ली जाए और दोनों भाई जा कर के एक खाता खोल देते हैं। इधर छोटा भाई पढ़ाई करता रहता है और कुछ दिन बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो एक ऑफिसर बन जाता है और जा कर के बाहर रहने लगता है। किंतु दोनों भाइयों में प्यार का जो बंधन था वो ख़त्म नहीं होता है। छोटा भाई हर सप्ताह भाई से मिलने आता है, भाभी के लिए गिफ्ट लाता है, भैया के लिए गिफ्ट लाता है और बचे हुए पैसे वो उसी खाते में भाभी के नाम से जमा किया करता है। समय की गाड़ी निर्बाध रूप से चल रही थी। पूरा परिवार खुशहाल था, अच्छी तरह से जी रहे थे। तभी एक दिन कुछ लोग शादी के लिए आते हैं और श्याम की भी शादी हो जाती है। श्याम की पत्नी पढ़ी लिखी थी और हर तरह से सुलज्ज थी। उसके आगमन से परिवार में और खुशियाँ बढ़ गईं। दोनों देवरानी जेठानी मिलके काम करती थीं, आपस में हंसती बोलती थीं, खेलती रहती थीं और घर का हिसाब किताब बढ़िया से चलने लगा। इस दौरान में गांव में एक बूढ़ी काकी थी जिनका नाम रामरती था।
रामरती जी का भी घर में आना जाना शुरू हो गया और उनसे जो उनका एक स्वभाव था चुगलखोरी का, वो देखा रहा, मतलब उनसे रहा नहीं गया और वो इधर की बात उधर करने लगी। आदमी कितना भी समझदार हो, लेकिन अगर कान भरने वाले कायदे के मिल जाए तो उसके ऊपर उनकी बातों का प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि बड़ी वाली जो बहू थी उसने पूरा ज़माना देखा था, गरीबी देखी थी, भाइयों का प्यार देखा था, इसलिए उस पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने ये समझाया कि तुम्हारा पति सब कुछ कमाता है और ये बड़ा भाई और भाभी आपके राज करती हैं, यहाँ तक कि वो लाभ कमा करके पैसा भी भाभी के खाते में डाल देता है, और अगर किसी दिन कोई बात ना बनी तो फिर क्या होगा। इस दौरान सुजाता के एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र पे जैसे सूचना मिलती है, छोटा भाई श्याम ऑफिस से 4-6 दिन की छुट्टी लेके आता है और उस खुशी में इतना रम जाता है, इतना भव्य उसके सारे संस्कार करवाता है कि गांव वाले भी उनके प्यार की और आपसी संबंधों की सराहना करने लगते हैं। ये बात रामरती चाची को बहुत बुरी लगती है और वो उसकी पत्नी से आके समझाती हैं कि अब बताओ, अब तो सुजाता के एक बेटा भी हो गया है और अब जो पैसा तुम्हारा पति लाता है अब भी उसको देता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता। सुजाता तो को इस पे इन बातों से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नई नवेली बहू को बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। अगली बार जब वो उसका पति आता है तो वो सीधे कहती है कि मुझे अब बंटवारे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भाभी के पास पैसे हो रहे हैं, उनके पास एक बेटा है और कल को मुझे कोई औलाद होगी और उन्होंने अगर धोखा दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे। काफ़ी कुछ मान मरोवर के बाद अंत में जो छोटी बहू है वो भूख हड़ताल पे बैठ जाती है कि अब मैं तब तक खाऊंगी नहीं जब तक कि तुम बंटवारा नहीं करोगी। जब ये बात सुजाता को पता लगती है तो वो कहती है तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन बंटवारा ना करो। वो कहती है कि हमें अपने खाते का सारा पैसा मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। सुजाता दूसरे दिन जाती है और खाते का सारा पैसा उसके नाम ट्रांसफ़र कर देती है। पैसा पाने के बावजूद उसका क्रोध और बढ़ जाता है और वो कहता है तुम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज़्यादा रख ली हो, तभी तो इतना पैसा देने के बाद तुम्हारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बंटवारा ही चाहिए। और हार थक के दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेते हैं। समय बीतता है, छोटे वाली बहू को एक लड़की पैदा हो जाती है। चूँकि छोटा भाई श्याम बाहर रहता था लेकिन दिल उसका नहीं लगता था। वो जब भी आता था भाभी और भाई के लिए कुछ ना कुछ सामान लाता था। यह देख करके छोटी बहू और जल जाती थी और उसके मन में ईर्ष्या बढ़ती जाती थी। उसकी बेटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और परिस्थितियों ने ऐसा कुछ किया कि श्याम एक घोटाले में फंस गया और उसकी नौकरी जाती रही। अब जो भी पैसा घर में था उसी से उनका घर का खर्चा चलने लग रहा था। मर मुकदमे की वजह से पैसा जो भी था घर का खर्च हो गया। इधर बेटी जब 20-25 साल की हुई तो उसकी शादी की चर्चा होने लगी। घर में पैसे थे नहीं, बेटी की शादी कोई फ्री तो होनी नहीं थी। श्याम ने अपनी पत्नी से तय किया कि क्यों ना हम लोग अपना खेत बेच दें और इस बेटी की शादी कर दें। यह बात जब गांव के में चर्चा में फैल गई तो एक दिन रामरती के ज़ुबान पे फिर वही खुजली हुई और आकर के उसने बताया कि परसों जो है वो श्याम अपने पैतृक संपत्ति को बेचने जा रहा है। ये बात सुनते ही सुजाता राम के पास गई और उसने कहा तुमने कुछ सुना है। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम। सुजाता ने बताया कि श्याम भैया अपने हिस्से की ज़मीन बेच करके बेटी की शादी करने जा रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो पिताजी की तो बदनामी होगी ही होगी, हम लोगों की बदनामी भी होगी। राम ने कहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हम कुछ मदद भी करेंगे तो उनकी पत्नी को ये चीज़ बुरा लगेगी। उसने कहा उन्हें बुरा लगे या अच्छा लगे हमें तो नहीं बर्दाश्त होगा, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। राम ने कहा तुम्हारे पास जो पैसे थे वो तो तुमने उनको दे दिए आज से 20-25 साल पहले ही, हमारे पास है क्या। जो भी मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ वो भैया अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर देता हूँ, पैसे कहाँ से लाओगे। उनकी बातों को सुन करके सुजाता कहती है कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जैसा किया होगा
हम वैसा करेंगे, हमें एक दिन का मौका दीजिए, कुछ ना कुछ तो हम सोचते हैं। जब इनकी सुजाता की शादी हुई थी तो उसके पिता ने इनके 10 लाख रुपए की एक एफडी करा दी थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज 40 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गई थी। सुजाता बैंक जाती है, उस एफडी को तुड़वा लेती है और 40 लाख रुपए लेकर के घर चली आती है। दूसरे दिन वो अपने पति राम के पास जाती है और वो 40 लाख रुपए दे के कहती है, तुम जाओ श्याम के पास और उससे कह दो कि वो ज़मीन न बेचे, अभी हम लोग जिंदा हैं और उसके बेटी की शादी ठीक से होगी। राम थोड़ा सा झिझकता है। सुजाता कहती है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई है लेकिन मेरा वो देवर है, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, मैं जाती हूँ। और वो जा कर के श्याम से कहती है कि भैया जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, लेकिन बेटी की शादी में तुम ज़मीन नहीं बेचोगे और तुम्हारी शादी में कितना पैसा लगेगा। वो ले जा कर के 40 लाख रुपए उसके आगे रख देती है और कहते हैं, इसमें भैया सब बेटी की शादी कर लो, तुम्हारी बिटिया के मेरी बिटिया नहीं है। श्याम और उसकी पत्नी पूछते हैं, ये भाभी पैसा आया कहाँ से? सुजाता कहती है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने मेरे नाम से 10 लाख की एफडी कर दी थी और आज वो 40 लाख में हो गई है। कल जब मुझे पता चला कि आप ज़मीन बेच करके बेटी की शादी करने जा रहे हो तो मैंने वो एफडी तोड़वा दी और 40 लाख रुपए ये हैं। ये देख करके राम की आंखों में, श्याम की आंखों में आंसू आ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने जेठानी के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, दीदी मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तुम मेरी जेठानी नहीं मेरी बहन हो। और दोनों भाई साथ साथ रहने लगते हैं, बेटी की शादी आराम से हो जाती है। दोस्तों, कहानी से केवल इतनी सीख मिलती है कि चीज़ चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन भाई भाई होता है और कभी भी भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।